Good morning, students. Students, from today we will start the reading of chapter number 2, Terms, Concepts and Their Use in Sociology. Introduction of the chapter. The previous chapter introduced us to an idea both about society as well as sociology. We saw that a central task of sociology is to explore the interplay of society and individual. We also saw that individuals do not float freely in society but are part of collective bodies like the family, tribe, caste, class, clan, nation. In this chapter, student, we move further to understand the kinds of groups individuals form, the kinds of unequal orders, stratification systems within which individuals and groups are placed, the way social control operates, the roles that individuals have and play, and the status they occupy. स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने इसी बात को जाना था कि हम समाज में रहते हैं और समाज में रह करके ही जो है हम समाज शास्त्र से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातों को जान पाते हैं। और इसी के साथ जो है हमने क्या जाना था कि समाज जो है एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्तिगत के साथ साथ जो एक सामाजिकता जो हम ग्रुप के माध्यम से भी जो है समाज शास्त्र को जोड़ते हैं। और हमें पता है कि इंडिया में के अंदर जो है काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटीज़ हैं, चाहे वो कल्चर को लेकर के हो, ट्रेडिशंस को लेकर के हो, अपनी कास्ट हो, क्लास हो, तो अलग अलग वो मिलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के साथ साथ जो हम समाज को जोड़ने का काम भी करते हैं। और इसी के साथ जो है समाज में सभी फ्रीली भी हैं और लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो परिवार के तहत जुड़े हुए हैं, चाहे जनजातियाँ हो, कितने ही वर्ग हो, कितने ही ग्रुप हो, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्र में जो है लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आगे हम जाने तो हम अलग अलग इंडिविजुअलता के आधार पर ही जो है व्यक्तिगता के आधार पर भी जो है ग्रुप्स को जानते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम वो भी हमें समाजशास्त्र में देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ ही हम जो है समाज को नियंत्रण करने में भी जो है अपना एक अहम रोल निभाते हैं। और इसके साथ ही हमारा समाज में एक नया रुतबा जो है वो भी उसकी पहचान भी हमारी समाज में रह करके ही बनती है। In other words, we start exploring how society itself functions. Is it a harmonious or conflict-ridden? Are status and rules fixed? How is social control exercised? What kind of inequalities exist? The question, however, remains as to why do we need specific terms and concepts to understand this? Why does sociology need to have a special set of terms when we use terms like status and roles or social control anyway in our body life, in everybody life? अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो ये देखिए कि समाज का क्या कार्य है, किस तरीके से समाज जो है एक रूपता का भाव लेकर के आता है, कैसे जो है सबके फिक्स हैं कि किस तरीके का उनका स्टेटस होगा, किस तरीके की भूमिका वो निभाएंगे, कैसे हम समाज को कंट्रोल में रखेंगे, इतनी सारी असमानता होते हुए भी हम कैसे समाज के लोगों को एक रखेंगे। द क्वेश्चन हाउ रिमेन्स एज टू वाई डू वी नीड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंसेप्ट। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से जो है हम इन परिभाषाओं को समझेंगे। वाई डज सोशल नीड टू हैव अ स्पेशल सेट ऑफ टर्म्स when we use terms like status and roles or social control and in our everybody life, सबकी लाइफ में जो प्रतिदिन हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बट फिर भी इनकी टर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो स्टेटस और रोल्स हो या सोशल कंट्रोल हो, सामाजिक नियंत्रण हो या हमारा जो है कोई भी किरदार हो। फॉर अ डिसिप्लिन सच एज द सी न्यूक्लियर फिजिक्स that deals with matters unknown to most people and for which no word exists in common speech, it seems obvious that a discipline must develop a terminology. However, terminology is possible even more important for sociology just because its subject matter is familiar and just because words do exist to denote it. We are all so acquainted with the social institutions that surround us that we can't see themselves clearly and precisely. For example, we may feel that since we live in families, we know all about families. This would be conflicting or equating sociological knowledge with common sense knowledge or naturalistic explanation, which we have discussed in chapter 1. अब यहाँ पर जो है बात ये करी जा रही है कि हमें टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि टर्म्स की कोई भी एक वर्ड है कि सोशोलॉजी लगा लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी में ही कह रहे हैं कि सोशोलॉजी की टर्म्स और कंसेप्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, टर्मिनोलॉजी की जो शब्दावली होती है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है लेकिन कि भाई हमें उन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ वर्ड तो स्टूडेंट काफ़ी फेमिलियर होते हैं। फॉर एग्जांपल भी दिया गया कि वी मे फील दैट सिंस वी लिव इन फैमिलीज वी नो ऑल अबाउट फैमिलीज, कि हम काफ़ी सालों से जो है परिवारों में रहते हुए आए हैं और परिवार के बारे में हमें अच्छी नॉलेज है, तो उसको दिस वुड बी कॉन्फ्लिक्टिंग और इक्वेटिंग सोशोलॉजिकल नॉलेज। ये हो भी सकता है कि वादास्पद, मतलब कि इसके ऊपर जो है कोई डिबेट भी हो सकती है, लेकिन ये जो है हम समाज के सभी लोगों में समानता पाई जाती है कि सभी लोग जो परिवार से जुड़े हुए हैं
लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि जिनके अर्थ को समझने के लिए हमें एक पर्टिकुलर शब्द की ज़रूरत पड़ती है। उस शब्दावली को हम जब तक एक्सप्लेन करके नहीं समझाएंगे तब तक वो समझ में आना मुश्किल है। तो इस तरीके से कोशिश करेगी है समाजशास्त्र शब्द के लिए भी टर्मिनोलॉजी अच्छी देने की, और इसके लिए सामाजिक संस्थाएं जो भी हमारे आसपास जुड़ी हैं उसके थ्रू जो हम समाजशास्त्र शब्द का जो अर्थ जान भी सकते हैं। और वो हम तभी जानेंगे जब हमारी जो कॉमन सेंस नॉलेज है, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, जो प्राकृतिक तौर पर व्याख्या करी गई है, या हमारी कॉमन सेंस ऑफ नॉलेज है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करी थी, उसके तहत जो हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाओं को समझ भी सकते हैं। और इसीलिए जो है इन समाजशास्त्र की परिभाषाओं की ज़रूरत भी है। वी आल्सो फाउंड इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ बायोग्राफी और हिस्ट्री. We saw how certain materials and intellectual development shape the sociological perspective as well as its concept. Like a sociological concepts to have a story to tell. Many of the concepts reflect the concerns of social thinkers to understand and map the social changes that are the shift from pre-modern to modern entailed. For instance, sociologists observed that simple, small-scale and traditional societies were more marked by close, often face-to-face interactions, and modern large-scale societies by formal interactions. They therefore distinguish primary from secondary groups. Community from society or associations with other concepts like stratification reflect the concerns that sociologists had in understanding the structure inequalities between groups in societies. अब यहाँ पर यही बताया गया कि हम अगर पहले चैप्टर्स के बारे में जानें तो हमने जाना कि किस तरीके से जो समाजशास्त्र का के लिए हमें बायोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से समाजशास्त्र इतिहास से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो हमने हर तरीके से जो समाजशास्त्र को जाना है, और इसके साथ हमने देखा कि वो जो है भौतिक रूप से तो समाजशास्त्र जुड़ा ही हुआ है समाज के लोगों के साथ, उसके साथ जो बौद्धिक रूप से भी जो है समाजशास्त्र लोगों से जुड़ा और एक नया रूप देने की कोशिश करता है। और हम इसी वजह से जो है समाजशास्त्र के कंसेप्ट को जो है एक कहानी के तौर पर भी बताने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जितने भी समाजशास्त्री, जितने भी सोशल थिंकर्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी समाज के अंदर परिवर्तन है उसको एक एज ए मैप की तरह, मतलब कि लोगों को ईजी वे में जो है समझ में आए कि समाज आखिर में कहलाता क्या है, उसको बताने की कोशिश करी गई है इन टर्म्स कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। अब हम समाज में रह कर के काफ़ी ऑब्ज़र्व भी करते हैं कैसी ट्रेडिशंस हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शंस भी करते हैं, उसके थ्रू भी हम सीखते हैं। चाहे लार्ज स्केल सोसाइटीज़ में हम फॉर्मल इंटरेक्शंस भी करते हैं, और उन्हीं के आधार पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स बन जाते हैं, कम्युनिटी बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है, एसोसिएशन बन जाती है, और उसी के आधार पर जो स्ट्रेटिफिकेशन किया जाए, सामाजिक स्तरीकरण भी किया जाता है। तो इन टॉपिक्स को समझने के लिए जो समाज के जो अंदर जो असमानता है उनको समझने के लिए जो कंसेप्ट काफ़ी ज़रूरी हैं। Concepts arise in society, however, just as there are different kinds of individuals and groups in society, so there are different kinds of concepts and ideas, and sociology itself is marked by different ways of understanding society and looking at dramatic social changes that the modern period brought about. We have seen how even in the early stages of the sociology's emergence, there were contrary and contesting understandings of society. It for Karl Marx, class and conflict were key concepts to understand society. Social solidarity and collective conscience were key terms for Emile Durkheim. In the post-World War II period, sociology was greatly influenced by the structural functions, who found society essentially harmonious. They found it useful to compare society to an organism where different parts have a function to play for the maintenance of the whole. Others, in particular, of conflict theorists influenced by Marxism, saw society as essentially conflict-ridden. अब ये जो समाज है उसका जो कंसेप्ट्स है उसको हम देखें तो समाज के अंदर अलग अलग जो है व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर हम समूह देखें तो सब में अलग अलग विभिन्नताएं, अलग अलग आइडियाज़ हैं, डिफरेंट वेज़ है, हर एक का अपना अलग अलग नज़रिया है समाज के लोगों को देखने का। और मॉडर्न युग में जो है समाज के अंदर काफ़ी परिवर्तन भी हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से अगर हम टाइम टू टाइम भी देखें तो समाज के अंदर काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर के जो कार्ल मार्क्स जो है क्लास के लिए एंड कॉन्फ्लिक्ट वर की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। कार्ल मार्क्स जो क्लास किसी ग्रुप के लिए, वर्ग के लिए जो है वो कह रहे हैं कि समाज के अंदर कई बार जो टाइम टाइम काफ़ी सारे विवाद हो जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा इमाल दुर्कheim का मानना है। तो इस तरीके से हमें समाज को अगर एक रखना है, समाज को अगर जोड़ के रखना है, तो उनको उन शब्दों के अर्थ भी समझ में आने चाहिए जो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी यूज़फुल भी हो। अगर हम किसी के साथ कंपैरिजन भी करते हैं तो समाज के सभी लोगों को एक भी बनाए रखे, विवाद ना हो। तो इसे अदर्स इन पर्टिकुलर द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज इन्फ्लुएंस मैक्सिमम ऑफ सोसाइटी इज एसेंशियली कॉन्फ्लिक्ट रिडन। मीन्स कि कई बार जो है समाज के अंदर ही रह करके जो है काफ़ी सारे मुद्दे बन जाते हैं जो समाज के अंदर क्या करते हैं,
विवाद पैदा करते हैं। तो विद इन सोशलिज्म सम ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर बाय स्टार्टिंग विद द इंडिविजुअल, दैट इज माइक्रो इंटरेक्शंस. Other begin with macro structures such as class, caste, market state, or even community concepts such as the status and role begin with the individual concepts. Social control or stratification begin from a larger context within which individuals are already placed. The important point is that these classifications and types that we discuss in sociology help us and are the tools through which we can understand reality. They are keys to open locks to understand society. They are entry point in our understanding, not the final answers. But what if the key becomes rusted or bent or does not fit the lock or fits in with the effort? In such situations, we need to change or modify the key. In sociology, we both use and also constantly interrogate or question the concepts and categories. अब सोशोलॉजी में हम ये कोशिश करते हैं कि मानव व्यवहार को जो है जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माइक्रो इंटरेक्शन हो, छोटी छोटी अंतक्रियाएँ हो, या बड़े लेवल पर हम इंटरेक्शंस करते हों, चाहे उसमें क्लास आ जाए, वर्ग आ जाए, जातियाँ आ जाए, बाज़ार आ जाए, राज्य आ जाए, समुदाय आ जाए, या समाज के अंदर आपका क्या स्टेटस है, रोल आ जाए. तो इस तरीके से हम समाज के लोगों को हर तरीके से व्यक्तिगत तौर पर भी और जो है सामाजिक तौर पर भी जानने की कोशिश करते हैं. और उनका जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया कि इन दैट दीज क्लासिफिकेशन टाइप्स दैट वी डिस्कस इन सोशोलॉजी हेल्प अस. इस तरीके का जो डिस्कशन है वो हमें हेल्प करता है वास्तविकता को जानने के लिए. दे आर कीज़ टू ओपन लॉक्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. ये कीज़ होती हैं अलग अलग, हम जिनको यूज़ करते हैं समाज के लोगों को जानने की. एक तुलना करी गई है कि एक ताला है समाज, और हम जो है अलग अलग ग्रुप्स जो है, क्लास हैं, कास्ट हैं, ये सब क्या कीज़ हैं, इनको हम यूज़ करते हैं. दे आर एंट्री पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग, नॉट द फाइनल आंसर. वो तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, फाइनल आंसर नहीं है. बट व्हाट इफ द की बिकम्स रस्टेड और बैंट और डजंट फिट द लॉक. कई बार क्या हो जाता है कि कई बार हम ताला खोलने की कोशिश करते तो वो फिट नहीं आती है, हमें पता ना हो जिस चाबी का, तो वो मुड़ भी जाती है. तो इस तरीके से स्टूडेंट समाज के लोगों को अगर कोई विचार हमारे मैच नहीं करते तो वो मानने को तैयार नहीं थे. तो ऐसे में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा. तो इस वजह से जो है यहाँ पर ज़रूरी है उन टर्म्स के बारे में जानना. वेरी ऑफन देर इज़ अ कंसिडरेबल अनईज अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशन और कंसेप्ट्स और इवन जस्ट डिफरेंट व्यूज अबाउट द सम सोशल एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वर्सेज द फंक्शनलिस्ट थ्योरी. This multiplicity of the approaches is particularly acute in sociology, and it cannot be the otherwise for society itself is diverse. In our discussion on the various terms, you will notice how there is a divergence of views and how this very debate and discussions or difference help us understand society. मीन्स कि इस तरीके से अगर हम किसी भी मुद्दे को लेकर के, कोई भी थ्योरी है, फंक्शनिंग थ्योरी है, तो हम अलग अलग लोगों की अगर हम अप्रोच जानने की कोशिश करते हैं, उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगेगा कि समाज के लोगों के सबके जो अलग अलग विचार हैं और कई बार डिसीजन ही नहीं निकल पाता. तो ऐसे में समाज शास्त्र की हमें पर्टिकुलर डेफिनेशन वगैरह पता होंगी तो हम जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको समझने में जो है हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ गुड डे.